हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बीए हिस्ट्री ऑनर्स के लिए फ़र्स्ट ईयर में हम लोग को दो पेपर पढ़ना है। फर्स्ट पेपर में एंशियंट इंडिया पढ़ना है और सेकंड पेपर में हिस्ट्री ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग जो है पेपर वन का जो फर्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल सोर्सेज जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। और जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो सिक्वेंसली हर एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक क्या है, कितना पढ़ना है, सारे चीज़ जो है एलेबोरेट फॉर्म में अब मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम लोग जो है सबसे पहले हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या होती हैं? हिस्टोरिकल सोर्सेज जो होता है एक ओरिजिनल सोर्स होता है जो कि इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को कंटेन्स करता है। जैसे क्या हो गया, जैसे इंस्क्रिप्शन हो गए, कॉइन्स हो गया, जो भी लिटरेरी जैसे लिखित फॉर्म में जो भी है, मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, धर्मशास्त्र हो गया, वेदाज हो गया, रामायण हो गया, या जितने भी फॉरेन ट्रेवलॉग्स जो थे उसमें मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखा हुआ था। तो ये जो जितने भी हिस्टोरिकल सोर्सेस हैं वो क्या एक ओरिजिनल सोर्स होते हैं और एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को कंसिस्ट करते हैं, ताकि हमें जो हिस्टोरिकल सोर्सेज जो होती हैं हमें हमारा जो हिस्ट्री बिल्डिंग होता है उसके उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम लोग जो है हिस्टोरिकल सोर्सेज के अंदर आने वाले पहले टॉपिक यानी कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हम उन सोर्सेस को बोलते हैं जो कि हमें एक्सकवेशन के दौरान मिलते हैं। जैसे कोई इंस्क्रिप्शन हो गया तो उसको एक्सकवेट करके ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। जैसे कोई कॉइन्स हो गया तो कॉइन्स जो है ऊपर तो नहीं मिलेगा, वो ज़मीन के अंदर मिलता है। यानी कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हम उन सोर्सेस को बोलते हैं जो कि हमें एक्सकवेट करके प्राप्त होता है। जैसे माउंट्स के अंदर, माउंट्स जो होता है एक आर्कोलॉजिकल सोर्स के रूप में हमें देखते हैं। उसके अंदर जो चीज़ें मिलती हैं वो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस होती हैं। जैसे माउंट्स के अंदर कोई कल्चर के बारे में हमें पता चला, रिटेन डॉक्यूमेंट मिल गया, तार के पत्ते पे कुछ लिखा यानी कि जो पाम लीफ है उस पर कुछ लिखा हुआ मिल गया, किसी लेदर के ऊपर कुछ लिखा हुआ मिल गया। तो माउंट्स के अंदर बहुत सारे चीज़ें मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे पीजीडब्ल्यू हो गया, पेंटेड ग्रेवेयर होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें माउंट्स के अंदर मिलते हैं। तो माउंट्स हम किसे कहते हैं? माउंट्स हम उस एलिवेटेड पोर्शन ऑफ लैंड को कहते हैं जो कि हमारे ओल्ड हैबिटेशन के रिमेन्स को कवर करके रखता है। यानी कि एक माउंट्स जो होता है वो एलिवेटेड पोर्शन ऑफ लैंड होता है जो कि जो रिमेन्स होता है ओल्ड हैबिटेशन का उसको कवरिंग करके, यानी कि एक लेयर के रूप में उसको कवर करके अंदर में रखता है। तो माउंट्स जो होते हैं वो तीन माउंट से हमें कल्चर के बारे में पता चलता है। तो माउंट्स जो है हमें तीन तरह के कल्चर के बारे में बताते हैं। पहला जो है सिंगल कल्चर, दूसरा मेजर कल्चर और तीसरा जो है वो मल्टी कल्चर। यानी कि सिंगल कल्चर क्या होता है, यानी कि अगर हम यहाँ मतलब ये टर्मिनोलॉजी से भी पता चल रहा है कि सिंगल यानी कि सिंगल कल्चर यानी कि ऐसा मतलब एरिया या ऐसे कोई मतलब किंगडम या कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे सिर्फ एक कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाता होगा उसे हम सिंगल कल्चर बोलते हैं। जैसे सतवाहन हो गया, कुषाण हो गया, ये लोग जो थे रिप्रेजेंट करते थे सिर्फ थ्रू आउट पूरी एरिया में एक ही कल्चर को रिप्रेजेंट करते थे, उसको सिंगल कल्चर माउंट्स बोला जाता है। दूसरा जो है वो मेजर कल्चर है। तो ये क्या होता है? रिप्रेजेंटिंग वन कल्चर एज डोमिनेंट वेयर एज अदर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। यानी कि कल्चर तो बहुत होती हैं, एक माउंट्स के अंदर बहुत सारे कल्चर्स को पाए जाते हैं, बट वहाँ पे एक डोमिनेंट जो कल्चर होता है उसको दिखाया जाता है, ना कि जो छोटे छोटे जो कल्चर्स हैं उनको दिखाया जाता है। तो मल्टी कल्चर क्या होता है? तो मल्टी कल्चर जो होता है रिप्रेजेंटिंग सेवरल इम्पॉर्टेंट कल्चर साइमल्टेनियसली। यानी कि जो वहाँ के जो जितने भी छोटे छोटे मतलब कल्चर हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसे हम मल्टी कल्चर बोलते हैं। मैं आपको माउंट्स का जो है वो पिक्चर दिखाता हूँ ताकि जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो वो डेवलप्ड हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है ये माउंट्स है। क्या है? ये माउंट्स है।
और ये माउंट्स का जो हाफ पोर्शन दिखाया गया है, इसके इधर भी जो इस साइड वाले एरिया में भी, इस साइड वाले एरिया में भी ऐसे जो है वो बना हुआ होगा। ऐसे मैं अब बना देता हूँ इसको, ऐसे इस फॉर्मेट में बना होगा, आगे जाके ये मिल गया होगा। तो यहाँ पे एक डायग्राम हमें दिखाया गया है कि माउंट्स जो होते हैं इस तरीके के होते हैं, और इस माउंट्स के अंदर हमें बहुत सारे कल्चर को मतलब मिल सकता है, PGW मिल सकते हैं, कॉइन्स मिल सकता है, इंस्क्रिप्शन मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ें जो है हमें मिल सकते हैं एक माउंट्स के अंदर। तो माउंट्स के अंदर जो होता है, माउंट्स को हम लोग दो तरह से एक्सकेवेट करते हैं। पहला जो है हॉरिजॉन्टल वे में करते हैं, और दूसरा जो है वो वर्टिकल एक्सकवेशन होता है माउंट्स का। तो ये जो होता है हॉरिजॉन्टल जो होता है वो ग्राउंड के पैरेलली किया जाता है, यानी कि जो लैंड होता है उसके पैरेलली जो एक्सकवेशन होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन ऑफ माउंट्स। यानी कि माउंट्स का जो हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन किसे बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो ग्राउंड के पैरेलली जो हो, ग्राउंड के पैरेलली एक्सकवेशन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन। और दूसरा जो है वो वर्टिकल एक्सकवेशन होता है। तो वर्टिकल एक्सकवेशन हम किसे कहते हैं, तो वर्टिकल यानी कि ग्राउंड के परपेंडिकुलरली जो एक्सकवेशन होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल एक्सकवेशन। वर्टिकल एक्सकवेशन का एग्जांपल मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये जो है ये वाला लाइन, ये जो यहाँ बॉक्स टाइप दिखाया गया है, ये वर्टिकल एक्सकवेशन किया गया है। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन किया जाता तो जैसे यहाँ पे ये वाला पोर्शन एलिवेटेड पोर्शन है और यहाँ पे दिखाया गया है, तो इस तरीके से लेयर वाइज तो जो होता है, लेयर वाइज उसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटली बोलते हैं, हॉरिजेंटल एक्सकवेशन बोलते हैं। और ये जो दिखाया गया है बॉक्स टाइप, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल एक्सकवेशन बोलते हैं। तो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होते हैं वर्टिकल एक्सकवेशन और हॉरिजेंटल एक्सकवेशन के। वर्टिकल एक्सकवेशन ऑफ माउंट्स लेंथ वाइज डिगिंग ऑफ माउंट्स होते हैं, यानी कि क्या होता है, ये इस फॉर्मेट में एक्सकवेशन होता है। अगर मान लें हम ये माउंट्स है तो इसका एक्सकवेशन इस फॉर्मेट में होगा। किस फॉर्मेट में, इधर परपेंडिकुलरली जो होगा इसका एक्सकवेशन किया जाएगा लेंथ वाइज। अनकवर्स द पीरियड वाइज सीक्वेंस ऑफ द कल्चर, और ये पीरियड वाइज सीक्वेंस जो होता है उसको हम लोग निकालने के लिए ऐसा डिगिंग करते हैं। दूसरा जो होता है हॉरिजेंटल एक्सकवेशन ऑफ माउंट्स होता है। मान लीजिए ये माउंट्स है और यहाँ से जैसे ये हम लोग का कॉपी का जो पैरेलल लाइन है, इस पैरेलली लाइन के मतलब समरूप अगर इसमें एक्सकवेशन होता है, ऐसे एक्सकवेशन किए जाते हैं हॉरिजेंटली, यानी कि ग्राउंड के जो पैरेलली एक्सकवेशन किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल एक्सकवेशन ऑफ माउंट्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्या है, कॉइन्स है। तो कॉइन्स क्या होते हैं, कॉइन्स जो होता है वो कॉइन्स जो होते हैं, कॉइन्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यानी कि कॉइन्स जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारतीय इतिहास को मतलब एक सिक्वेंसली फॉर्म में डेवलप करने में, यानी कि इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में कॉइन्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और ये जो कॉइन्स होते हैं पार्टिकुलरली एंशिएंट पीरियड के उन चीज़ों के ऊपर लाइट डालता है, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। यानी कि जो कंट्री का जो उस टाइम का रिलीजियस कैसे पॉलिसी से, पॉलिटिकल पॉलिसी, इकोनॉमिक यानी सोशल कंडीशन की, ये सब सारे चीज़ें के बारे में जो एक कॉइन्स से हमें पता चलता है। कॉइन्स से हमें ये भी पता चलता है, यानी कि कुछ कॉइन्स जो है वो मेसोपोटामिया के कॉइन्स जो है हमें इंडियन मतलब टेरिटरी में मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि कॉइन्स के लेन देन, यानी कि उस टाइम जो ट्रेड होता होगा वो ट्रेड भी कॉइन्स के रूप में, यानी कि जैसे आज हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, मनी है, मनी के रूप में हम लोग एक्सचेंज कोई भी वस्तु को खरीद बेच सकते हैं। शायद उस टाइम भी ऐसा रहा होगा कि कोई भी वस्तु को खरीदने के लिए कॉइन्स या और भी चीज़ें अलग अलग तरीक़ों का यूज किया जाता था। कुषाण जो थे वो पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, जो कॉइन्स के बारे में। और एक चंद्रगुप्त के द्वारा
कॉइन्स इशूड किया गया था, जिसे हम पंच्ड मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच्ड मार्क कॉइन्स बोलते हैं। ये कॉइन जो होता है वो रिक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं। क्या? रिक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, और इसमें 5 तरह के चिन्ह बने होते हैं। क्या? 5 तरह के चिन्ह बने होते हैं। ये रिक्टेंगुलर टाइप होता है, इसमें 5 तरह के चिन्ह बने होते हैं। पहला ये सन का हो गया, ये फ्लावर टाइप हो गया, डियर हो गया, बुल हो गया, और ये अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट के रूप में यहाँ पे दिखा गया है। तो ये पंच कॉइन जो है वो सबसे पहले चंद्रगुप्त के टाइम में शायद इसको लाया गया था, पंच मार्क कॉइन को। तो कॉइन्स हो गया। कॉइन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि कॉइन्स के बाद जो कॉइन्स के बारे में स्टडी करता है उसे नुमिस्मेटिक्स बोला जाता है। और अगला टॉपिक जो है हमारा है वो इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शन विद राइटिंग्स इनग्रेव्ड ऑन द हार्ड सरफेस, यानी कि इंस्क्रिप्शन हम उन राइटिंग्स को बोलते हैं जो कि हार्ड सरफेस के ऊपर इनग्रेव्ड किया हो गया हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन में क्या 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 ऐसी चीज़ें जो होती थी वो इंस्क्रिप्शन में मेंशन किए जाते थे। ये जो पिक्चर है वो इंस्क्रिप्शन का है। ये स्टोन वॉल इंस्क्रिप्शन है और ये पिलर इंस्क्रिप्शन है, यानी कि ये भी एक स्टोन के ऊपर ही किया गया है। इसको हम लोग ये इंस्क्रिप्शन जो है, और पिलर जो होता है वो इस तरीके के फॉर्मेट में होता है, राउंड शेप में होता है, और उस पर जो इनग्रेव्ड किए जाते हैं हार्ड सरफेस के ऊपर उसे इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। और ये जो लैंग्वेजेज हैं इसको मेनली ना अनडेसिफर्ड, मतलब कुछ जो अशोकन पिलर्स का जो है उसको डेसिफर्ड किया गया है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे, जिन्होंने 1837 में इंस्क्रिप्शन को डेसिफर्ड किया था। तो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को दिखाया कि इंस्क्रिप्शन क्या होता है। तो इंस्क्रिप्शन जो होता है वो एक हार्ड सरफेस के ऊपर, स्टोन के ऊपर या पिलर के ऊपर राइटिंग्स को इनग्रेव्ड किया जाता है। अच्छा, उस राइटिंग्स के अंदर क्या मतलब जो राइटिंग्स लिखे जाते होंगे, इनग्रेव्ड किए जाते होंगे, तो क्या इनग्रेव किया जाता होगा? तो ऐसा कुछ बातें होती होंगी जो राजा लोगों तक पहुंचाना चाहता हो, कुछ नोटिस होता होगा, कुछ मेमोरेंडम, मतलब कोई मेमोरेंडम हो गया, कोई ट्रीटी का कोई भी चीज़ जो होगा उसके ऊपर इनग्रेव्ड किया जाता था, ताकि लोगों को लंबे समय तक यह पता चले कि ये किसने बनवाया था, ये कौन से राजा ने इसका मतलब वही सब बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस पर इंफॉर्मेशन, नोटिस, ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो इनग्रेव्ड कराए जाते थे। जैसे एग्जांपल के लिए अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, और वो जैसे हम लोग लिखते हैं लेफ्ट राइट इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। लेकिन एक और अशोकन इंस्क्रिप्शन मिला है जो कि खड़ष्टी इंस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, वो राइट टू लेफ्ट में लिखा हुआ है, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा हुआ है। जो लोग इंस्क्रिप्शन का स्टडी करते हैं उन्हें हम इपिग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपिग्राफी बोलते हैं। और फर्स्ट पर्सन है इंडिया में जिसका नाम जेम्स प्रिंसेप है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एम्प्लॉय था, जिसने सबसे पहले इपिग्राफ्स को डेसिफर्ड किया था 1837 में। तो ये क्लास आज मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगले क्लास में हम लोग जो है वो लिटरेरी सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, लिटरेरी सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है उसके अंदर जितने भी चीज़ें आती हैं लिटरेरी सोर्स के अंदर, जैसे हो गया वेद, हो गया रामायण, हो गया महाभारत, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वेद में जितने भी वेद होते हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये सब जितने भी वेद हैं वो सब के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में ये सब जितने भी इलेबोरेट फॉर्म में पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। थैंक यू।